आने वाली थी, उसे अपनी माँ की कही वो बात याद आई जिसमें उसकी माँ ने अनिका से कहा था कि कभी लोगों पर अपनी काबिलियत जाहिर मत करना, हमेशा जमीन से जुड़ी रहना और लोगों की नजरों में मत चढ़ना। चाहे कितना भी बड़ा काम करो, उस काम का यश कभी मत लेना। जैसे ही अनिका को अपनी माँ की ये बात याद आई, उसने किशन मामा से कहा, कुछ नहीं मामा, मैं एक आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर में गई थी और वहां पर मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को नानी की परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे ये आई ड्रॉप्स और टैबलेट दिए और कहा कि 7 दिन इनके सेवन से नानी की आंखें ठीक हो जाएंगी। तब मैंने सोचा, जब इतने सालों से हमने इतने डॉक्टर की ट्रीटमेंट ली है और इतनी दवाइयां नानी माँ पर ट्राई की हैं, तो फिर एक और ट्रीटमेंट ट्राई करने में हर्ज ही क्या थी। इसीलिए मैंने सोचा कि आई ड्रॉप्स और टैबलेट हमें भी नानी माँ पर ट्राई करनी चाहिए। जैसे ही शीला मासी ने अनिका की ये बात सुनी, उनके गले में अचानक ही आवाज आ गई। उन्होंने अपनी आवाज चढ़ाते हुए किशन और अंजलि मामी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की पक्का कहीं रास्ते से ये दवाई उठाकर लाई है। ना तो इसे दवाई के बारे में कुछ पता है, ना ही नॉलेज है। बस यूं ही कोई दवाई उठाकर लाई और माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। जरा सोचो, अगर इसकी किए गए एक्सपेरिमेंट का कोई साइड इफेक्ट होता तो इस उम्र में माँ की क्या हालत होती। मगर आप लोग तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। शीला मासी की ये बात सुनकर अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो शीला, चाहे जो भी हो, आज अनिका की दी हुई दवाइयों से मम्मी जी इतने सालों बाद फिर से देखने लगी हैं। उनकी आंखों की रोशनी वापस आई है और ये हम सबके लिए खुशी का मौका है। इस बात के लिए हमें अनिका को थैंक्स कहना चाहिए। इससे पहले कि अंजलि मामी अपनी बात पूरी करती, शीला मासी ने अपनी नाक चढ़ाते हुए अंजलि से कहा, मैं इस लड़की को थैंक यू कहूँ? किस बात के लिए? मैं इसे इस बात के लिए थैंक यू कहूँ कि इसने जानबूझकर मेरी माँ की जिंदगी को खतरे में डाला। किस बात के लिए बोलूं? तुम चाहती हो कि मैं इसे गले से लगा लूं, इसके पांव छू लूं, या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम लोगों की तरह मैं भी इस पर ब्लाइंड फेथ रखने लगूं और कह दूं इसे, तुम जो करना चाहती हो मेरी जिंदगी के साथ करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नानी माँ के पास चुपचाप बैठी अनिका ने बिल्कुल धीमी और पोलाइट आवाज में मासी से कहा, नहीं मासी, आपको इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेरी माँ से माफी मांगनी है। अनिका की बात सुनकर अचानक ही शीला मासी को खांसी आने लगी। उन्हें अपनी चैलेंज याद आ गई जिसमें अनिका ने उनसे कहा था कि अगर वो नानी माँ का इलाज करने में कामयाब हो जाती है तो शीला को अपनी मरी हुई बहन स्वाति से माफी मांगनी पड़ेगी। मगर ऐसा करना उसके ईगो को सबके सामने नष्ट कर देगा। इसलिए एक नया बहाना बनाते हुए शीला मासी ने अनिका से कहा, किस बात की माफी मांगू मैं तुम्हारी माँ से? मेरी माँ की आंखों की रोशनी स्वाति की वजह से ही गई थी, जिस दिन से वो घर छोड़कर भाग गई थी। सालों तक मेरी माँ ने उसके इंतजार में आंसू बहाए हैं। हाइपरटेंशन और लगातार बहते आंसुओं की वजह से ही मम्मी की आंखों की रोशनी चली गई थी और अब तुम्हारे एक बेकार से एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये तो कुदरत का न्याय है। माँ के कर्मों की और पापों की सजा का भुगतान बेटी ने कर दिया। अपनी बड़ी बहन की इंसल्ट सुनकर किशन मामा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने शीला मासी को चिल्लाकर कह दिया, शट अप शीला, जस्ट शट अप। अचानक किशन मामा के मुंह से ऐसा सुनकर एक पल के लिए शीला मासी को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा जिस किशन ने आज तक कभी अपनी बड़ी बहन के सामने आंख उठाकर नहीं देखा, वो आज उसे इस तरह शट अप कह रहा था। शीला मासी ने किशन मामा को आंखें दिखाते हुए कहा, किशन, तुम अपनी बड़ी बहन को इस तरह सबके सामने जलील कर रहे हो। 4 दिन पहले रास्ते से उठाकर जिस लड़की को लाए हो, उसकी वजह से तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये बात सुनते ही किशन मामा अपनी जगह से खड़े होकर बोले, बस करो शीला, बहुत हो चुका। अनिका कोई रास्ते से उठाई हुई लड़की नहीं है। मेरी बहन स्वाति की बेटी है, हमारे खानदान की बेटी है, हमारे खानदान का खून है। और अगर इसकी बेइज्जती करोगी तो समझना कि तुम अपने मरे हुए बाप की बेइज्जती कर रही हो। अभी इसी वक्त तुम स्वाति से माफी मांगो, अभी। किशन मामा के आखिरी शब्द पूरे बंगले में गूंजने लगे थे। शीला मासी को एक पल के लिए डर लगा, मगर दूसरे ही पल उन्होंने अपनी अगली चाल चल दी। उन्होंने किशन मामा से कहा, ठीक है, आज तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मगर ये मत भूलना कि जब स्वाति कंपनी और घर को छोड़कर भाग गई थी तब मैंने ही कंपनी संभाली थी और अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, आकर संभाल लेना मल्होत्रा फार्मेसी।
मैं आज से कंपनी की जिम्मेदारियों से अपने आप को फ्री करती हूँ। किशन मामा को विश्वास नहीं हो रहा था कि शीला मासी इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। अनिका की मां के चले जाने के बाद शीला मासी ने कंपनी की जिम्मेदारियां संभाली थीं। उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्होंने कंपनी को बहुत संभालने की कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं वो इतनी सक्षम नहीं थी कि कंपनी को मार्केट में कोई स्थान दिला पाए। कंपनी बस चल रही थी। पुराने गुडविल के सहारे इतने सालों से मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट शेयर जुटा पाती थी, मगर आज कंपनी छोड़ने की धमकी देकर सबको चौंका दिया था। किशन मामा शीला मासी की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। मासी को लगा कि अब बाजी उनके हाथ में आ गई थी। शीला मासी ने किशन मामा की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, कंपनी की एक्स डायरेक्टर होने के नाते मेरा एक सजेशन भी है। एक काम करो, कंपनी की प्रेसिडेंट इसी अनिका को बना दो, एंड देन हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। कंपनी में वापस वही सब होगा जो आज से 25 साल पहले हुआ था। फिर एक लड़की खानदान का नाम और कंपनी का नाम मार्केट में डुबा देगी, और फिर अचानक एक दिन खानदान और कंपनी पर बदनामी का दाग लगाकर भाग जाएगी। किसी के साथ भाग जाएगी या शायद किसी को छोड़कर भाग जाएगी, जिसकी सजा हम सब आने वाले कई सालों तक भुगतते रहेंगे। इन सब के बावजूद बीते 25 सालों में मैंने जो जिम्मेदारी निभाई है, माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। अगर स्वाति मेरे सामने खड़ी होती तो मैं उसे एक तमाचा मार देती। जैसे ही शीला मासी के मुंह से ये शब्द निकले, उनके गालों पर जोर से एक थप्पड़ पड़ा। उस थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि कुछ पल के लिए शीला मासी को एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया था। थप्पड़ की गूंज जैसे ही कानों से थोड़ी कम हुई, शीला मासी ने मुंह उठाकर देखा। किशन मामा के पास बैठी उनकी मां गुस्से से तिलमिलाए उन्हें देख रही थी। नानी माँ ने कहा, बूढ़ी पार्वती मल्होत्रा के हाथों में अब भी इतनी जान है कि रास्ता भटके अपने बच्चों को लाइन पर ला सके। ये कहते हुए अंजलि मामी का सहारा लेते हुए पार्वती मल्होत्रा अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। धीमी मगर गुस्से से भरी आवाज में पार्वती मल्होत्रा ने अपनी बेटी शीला से कहा, अपनी बहन के बारे में बुरा बोलना बंद करो। वो ऐसी नहीं थी, और अब मैं इस घर में स्वाति की बुराई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। शीला मासी का एक हाथ अभी भी उनके गाल पर था। उन्होंने अब अपनी आवाज और चढ़ाते हुए कहा, मेरी आवाज तो थप्पड़ मारकर तुम बंद कर लोगी मम्मी, लेकिन जो लोग बाहर बातें करते हैं उन सब का मुंह कैसे बंद करोगी? तुम्हें पता है लोग क्या क्या बातें करते हैं स्वाति के बारे में? तुम्हें पता है करण गुलेरिया के साथ क्या किया है स्वाति ने? तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी बस तुम्हें आदत है आंखें मूंदकर स्वाति पर विश्वास करने की। लेकिन बदले में क्या मिला तुम्हें? उसने तुम्हारे साथ भी वही किया जो उसने करण गुलेरिया के साथ किया था। विश्वासघात, एक बहुत बड़ा विश्वासघात। बर्बाद कर दिया उसने करण गुलेरिया को। लोग आज भी बातें करते हैं स्वाति के दिए धोखे की। अमीर और नामचीन खानदानों में हुआ सबसे बड़ा स्कैंडल है ये पिछले 20 सालों का, और ये सब तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। बस पता नहीं क्यों जिस बात पर पूरी दुनिया को विश्वास है, तुम उन बातों पर पर्दा डालना चाहती हो। थोड़ी परेशान होकर पार्वती मल्होत्रा ने किशन मामा के सहारे शीला से दूर जाते हुए कहा, हो सकता है स्वाति की कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा हो। मेरी बेटी किसी को धोखा नहीं दे सकती थी। अनिका के लिए अपनी माँ के बारे में ये सब कुछ जानना एक बहुत बड़ा शौक था। अपनी माँ के सामने आते हुए शीला मौसी ने कहा, मगर उसने धोखा दिया है और ये बात सब जानते हैं। हमने खुद स्वाति के बेडरूम में स्वाति और करण के लव लेटर देखे हैं, पढ़े हैं, फिर भी तुम इस बात से अनजान बन रही हो। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जो कोई इतना प्यार करने वाले इंसान को धोखा देकर अचानक चला जाएगा? अपने आप से झूठ बोलना बंद करो तुम सब लोग। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शीला मासी ने कहा, आज इस अनिका और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। या तो वो इस घर में रहेगी या तो मैं इस खानदान का हिस्सा रहूंगी। शीला मासी की ये बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद साइलेंस ब्रेक करते हुए अनिका ने कहा, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। ये कहकर अनिका कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर किशन मामा ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये कहने के बाद किशन मामा ने शीला मासी की ओर मुड़कर नहीं देखा। जब कोई कुछ नहीं बोला तो शीला मासी समझ चुकी थी कि मल्होत्रा परिवार ने अनिका को चुना था और उन्हें ठुकरा दिया था। जाने से पहले शीला मासी ने सबसे कहा, तुम इस वक्त मुझे ठुकरा रहे हो?
जब मल्होत्रा फार्मेसी को बर्बाद करने के लिए शास्त्री फार्मेसी तैयार बैठी है। ठीक है, अब कंपनी का जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। ये कहकर शीला मासी बाहर जाने लगी। उन्हें लगा कि अभी पीछे से कोई आवाज आएगी और उन्हें रोक लेगी, मगर जब तक वो मेन डोर तक पहुंचती तब तक पीछे से कोई आवाज नहीं आई। शीला मासी खुद ही रुक गईं और चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम सब लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। आज तक मैंने मल्होत्रा फार्मेसी को संभाला था। पिछले 20 साल से मैं उसे अकेले संभाल रही हूँ और उसके बदले में तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो। अब मैं भी देखती हूँ कैसे बचाते हो तुम सब मिलकर मल्होत्रा फार्मेसी को। जिस कंपनी को बचाने के लिए मैंने दिन रात एक किए थे, आज से मैं अब से शास्त्री फार्मेसी के साथ मिलकर उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए दिन रात एक कर दूंगी। मल्होत्रा परिवार को ये धमकी देते हुए शीला मासी अपनी गाड़ी में बैठकर चली गईं। अंजलि मामी पार्वती मल्होत्रा को फिर से बेड पर लेटाते हुए कहने लगी, मम्मी जी, शीला 50 साल की उम्र पार कर चुकी है, मगर फिर भी ना जाने क्यों उसका गुस्सा अभी भी वैसा ही है जैसा आज से 20 साल पहले था। क्या वो सचमुच मल्होत्रा फार्मेसी बर्बाद कर देगी? इस बात की टेंशन किशन मामा को भी जरूर थी। वो अपनी बहन को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। एक बार अगर उसे किसी पर गुस्सा आ जाए तो बस फिर उस इंसान से जब तक वो अपनी हार का बदला नहीं ले लेती थी तब तक चैन से नहीं बैठती थी। मगर इस वक्त किशन मामा को शीला की चुनौती से ज्यादा कल्याण शास्त्री की फार्मेसी कंपनी का डर था। कल्याण शास्त्री का मार्केट शेयर अमृत टैबलेट के आने से इतना बढ़ जाता कि मल्होत्रा फार्मेसी का रहा सहा मार्केट शेयर भी पूरी तरह खत्म हो जाता। इस वक्त मल्होत्रा फार्मेसी को जरूरत थी अमृत टैबलेट जैसे एक आविष्कार की, जो न सिर्फ उसे मार्केट शेयर में इंक्रीमेंट देती मगर कंपनी की गुडविल को भी ऊपर ले आती। अपने मामा मामी को टेंशन में देखते हुए अनिका ने कहा, मामा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? किशन मामा ने अनिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम इन सबसे दूर रहो, रिया के साथ घर पर ही। कंपनी का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ये कहकर वो कमरे से चले गए। दरअसल कल्याण का मार्केट शेयर जिस अमृत टैबलेट की वजह से बढ़ने वाला था वो उसकी माँ की बनाई हुई फॉर्मूला का ही नतीजा था। अनिका ने जिस फार्मेसी के अलग अलग जड़ी बूटियों के कॉम्पोजिशन से ये दवाई और आई ड्रॉप्स बनवाए थे, वो फार्मेसी कल्याण शास्त्री की फार्मेसी रिटेल शॉप थी। मारवा इंडस्ट्री हेड ऑफिस। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड ऑफिस दिल्ली के एक पॉश इलाके में स्थित थी। ये 26 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ मारवा इंडस्ट्रीज के अलग अलग डेवलपमेंट्स के लिए बनाई गई थी और इसके टॉप फ्लोर पर मारवा ग्रुप के हेड की कैबिन थी। इस फ्लोर पर रोहित के अलावा सिर्फ उसके सेक्रेटरी चिराग मेहता या फिर खुद मारवा इंडस्ट्रीज के सीनियर एडवाइजर और रिटायर्ड चेयरपर्सन यानी कि रोहित के दादा ध्यानचंद मारवा की थी। टॉप फ्लोर पर सनी रोहित से मिलने के लिए वेटिंग लाउंज में वेट कर रहा था। सनी इस बात से अभी भी गिल्ट में था कि उसने रिया और आर्यन की सच्चाई अपने भैया से छुपाई थी। अब दादी माँ का ऑपरेशन भी हो गया था। सनी को लगा अब उसे रोहित को सब सच बता देना चाहिए। जैसे ही चिराग ने रोहित की कैबिन का दरवाजा खोला, सनी दौड़कर अंदर चला गया और अपनी आलीशान डेस्क पर बैठे रोहित के पास जाकर कहा, रोहित भैया, आपको एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। कहानी पसंद आ रही है? पॉकेट प्रीमियम के साथ मजा हो जाता है डबल। हर कहानी में 5 घंटे से भी अधिक का एक्स्ट्रा। टॉप फ्लोर की ऑफिस में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। सनी की धीरे से की हुई बात भी पूरे फ्लोर पर गूंजने लगी थी। जब चिराग ने देखा कि सनी रोहित के साथ कुछ पर्सनल बातें करने आया था, उसने ऑफिस के कैबिन के बाहर जाते वक्त पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। चिराग को बाहर जाते देखकर सनी तेजी से रोहित की चेयर के पास आकर बैठ गया और रोहित का हाथ पकड़कर उसे कहने लगा, जरा सोचो रोहित भैया, एक क्यूट प्यारी गुड़िया जैसी बेटी क्या आपको नहीं चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि ऑफिस से घर आकर आप अपनी बेटी को उठाकर हवा में गोल गोल घुमाओ? सनी की बातें सुनकर रोहित को वो दिन याद आया जब आर्यन बार्बी डॉल के साथ खेल रहा था। रोहित ने गुस्से से सनी की ओर देखा और उसे कहा, सनी, तुम कहना क्या चाहते हो? रोहित को ऐसा लगा कि सनी उसे कन्विंस करना चाहता है कि अगर आर्यन अपनी जिंदगी एक लड़की बनकर बिताना चाहता है तो आखिर उसमें बुराई क्या है। रोहित की गुस्से से लाल आंखें देखकर सनी फिर से कांपने लगा। उसकी टांगे और हाथ दोनों एक साथ म्यूजिकल ट्यून पर कांपने लगे। कांपती हुई आवाज में अटक अटक कर सनी ने रोहित से कहा,
रोहित भैया, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है? बताइए ना, आपको एक बेटी हो तो आपको कैसा लगेगा? रोहित ने अपनी डेस्क पर जोर से हाथ पटकते हुए सनी से पूछा। जल्दी बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सनी ने अपनी आंखें बंद की और एक सांस में कह दिया, अगर आप अनिका के साथ रिश्ता जोड़ लो तो आपके पास एक बेटा और एक बेटी दोनों होंगे। सनी के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित ने चैन की सांस ली। रोहित को इस बात की राहत हुई कि उसके मन में अभी अभी जो ख्याल आ रहे थे वो सब गलत थे। ये बात जानकर रोहित को थोड़ी राहत मिली। जैसे ही रोहित ने अपनी टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाकर पीना चाहा, उसे एक बात याद आई। उसने ग्लास फिर से टेबल पर पटकते हुए सनी से कहा, सनी, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं अनिका के साथ रिश्ता बनाऊं? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम पागल हो गए हो? सनी रोहित की आवाज सुनकर इतना डर गया था कि वो जो कहना चाहता था वो कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। अटक अटक कर सनी रोहित से कहने लगा, भैया, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ वो मत सुनिए, बल्कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो कह दूंगा तो आप वो नहीं समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सनी के मुंह से टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनकर रोहित इरिटेट होने लगा था। रोहित अपनी जगह से उठा और सनी को पकड़कर अपनी कैबिन के मेन डोर तक ले गया। फिर उसने अपनी कैबिन का दरवाजा खोलकर सनी को बड़ी शांति से कहा, सनी, इसी वक्त तुम घर जाओ, हम घर पर मिलेंगे, बाय। ये कहते हुए रोहित ने सनी को अपनी कैबिन से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। चिराग मेहता और टॉप फ्लोर पर खड़े ऑफिस बॉय ने सनी की हालत देखकर उसे सिंपैथी दिखाने की कोशिश की। सनी ने अचानक ही अपना मूड बदलकर सारे स्टाफ को एटीट्यूड से कहा, रोहित भैया जब भी किसी बिजनेस डील में फंस जाते हैं मुझसे ही सजेशन लेते हैं। मैं अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ उन्हें हेल्प करने आया था और देखो, 2 मिनट में उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दिया मैंने। ये कहकर सनी अपना बचाव करते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। कैबिन के अंदर रोहित अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार सनी के शब्द उसके कान पर पड़ रहे थे। अगर वो अनिका से रिश्ता बना लेता है तो उसे एक बेटा और बेटी दोनों का प्यार मिल सकता है। रोहित लैपटॉप स्क्रीन बंद करके सोचने लगा कि क्या ये सब कुछ सचमुच हो सकता था। रोहित अपने आप के साथ बात करते हुए अपने आप को समझाने लगा। उसे लगा अनिका के साथ बार बार हो रही मुलाकात की वजह से उसके मन पर यह असर हो रहा था। ये जस्ट एक फेज था जो बहुत जल्दी निकल जाएगा। अनिका को याद करते ही रोहित कब ब्लश करने लगा ये उसे भी नहीं पता चला। फिर अचानक रोहित के मन में एक ख्याल ये भी आया था कि आखिर अनिका एक बिन ब्याही माँ थी। उसके कैरेक्टर के बारे में अब तक किसी को कोई खबर नहीं थी। ये ख्याल आते ही रोहित की आंखें झुक गईं और उसने लैपटॉप खोलकर दोबारा अपना काम करना शुरू कर दिया। अनिका के कमरे के बाहर श्वेता हाथ में दवाई की शीशी लिए घूम रही थी। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर आई, श्वेता ने उससे पूछा, दीदी, मुझे बताइए ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिला? अनिका श्वेता के हाथ में अमृत टैबलेट्स की शीशी देखकर हैरान हो गई। इससे पहले कि अनिका कुछ बहाना बनाकर श्वेता की बात को टाल देती, श्वेता ने अनिका से पूछा, क्या स्वाति बुआ ये फॉर्मूला आपके पास छोड़ गई थी? श्वेता के मुंह से ये बात सुनकर अनिका उससे झूठ नहीं बोल पाई। अनिका ने श्वेता को सच सच बता दिया और हाँ कहते हुए अपना सर हिला दिया। ये पता चलते ही श्वेता खुशी के मारे उछल पड़ी। श्वेता ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, शास्त्री फार्मास्यूटिकल्स ने इस साल डायबिटीज को कंट्रोल में लाने के लिए आयुर्वेदिक टैबलेट निकाली थी, जो हमारे आयुर्वेदिक पाउडर से काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। और अब उनकी ये अमृत टैबलेट वाली खबर भी मार्केट में फैल गई, जिससे सुहासिनी मारवा की जान बची। ये टैबलेट तो वो मार्केट में कभी भी लॉन्च कर सकते थे। उनकी लेबोरेटरी में काफी सालों से अमृत टैबलेट की फॉर्मूला को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद उन्हें सक्सेस मिलते ही वो मार्केट में अमृत टैबलेट को लॉन्च कर देते। मार्केट में पहले से काफी नाम कर चुकी इस टैबलेट को अगर वो हमसे पहले लॉन्च कर देते हैं तो पता नहीं मल्होत्रा फार्मेसी का क्या होता। दीदी, इस साल मल्होत्रा फार्मेसी का काफी नुकसान हुआ है। काफी केमिस्ट और हॉस्पिटल से हमारा भेजा हुआ स्टॉक भी वापस आ गया था। सबने अपना टाई अप शास्त्री फार्मेसी के साथ कर लिया है। अगर स्वाति बुआ ने अमृत टैबलेट का फॉर्मूला आपको दिया है तो फिर मल्होत्रा फार्मेसी के पास अभी भी होप है। ये बात सुनकर अनिका श्वेता को हैरानी से देखने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अनिका ने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे अपने बेडरूम में ले गई। फिर बेडरूम के कोने में राइटिंग टेबल पर अनिका एक कागज पर कुछ लिखने लगी।
थोड़ी देर बाद उसने वो कागज श्वेता के हाथ में दे दिया और कहा, इस कागज में अमृत टैबलेट की फॉर्मूला लिखी है और ये भी लिखा है कि इसे बनाते वक्त प्लांट में किस किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। सारे प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग के बाद दवाइयों का स्टोरेज कैसे करना है, वो सब भी लिख दिया है मैंने इसमें। श्वेता को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस टैबलेट ने इस वक्त मार्केट में हंगामा मचाकर रखा था, उस टैबलेट को बनाने का फॉर्मूला अभी इसी वक्त उसके हाथ में था। श्वेता ने हैरानी से अनिका को देखते हुए कहा, क्या आप मुझे ये फॉर्मूला ऐसे ही दे दोगी? इसके बदले में तुम क्या चाहती हो? इस दवा के फॉर्मूले को देने का मतलब श्वेता जानती थी। इस फॉर्मूले से इतना पैसा कमाया जा सकता था जितना कोई छोटी मोटी कंट्री की जीडीपी हो। अनिका ने श्वेता के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तो पिछले कुछ दिनों से वो मिल रहा है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर दिस। अनिका की बात सुनते ही श्वेता ने उसे गले लगा लिया। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता ने अनिका से पूछा, दीदी, अब मुझे लगता है मुझे जल्दी से लेबोरेटरी जाना चाहिए। इस दवाई को बनाना बेहद मुश्किल है, मैं जानती हूँ। पिछली बार जब स्वाति बुआ ने ट्राई किया था तब वो सिर्फ 5 टैबलेट्स बना पाई थी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। दरवाजे तक पहुंचकर श्वेता अचानक रुक गई और फिर मुड़कर उसने अनिका से कहा, दीदी, हो सके तो इस वक्त मम्मी पापा से कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई उम्मीद हो और फिर कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। अनिका ने कहा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। अनिका की बात सुनते ही श्वेता घर से निकल गई। उसे पता था कि अमृत टैबलेट को जल्दी से मार्केट में लाना होगा। अगर मल्होत्रा फार्मेसी को बचाने की कोई भी उम्मीद बाकी थी तो बस ये टैबलेट्स थी। अगले दिन सुबह अनिका की नींद खुली। वो फ्रेश होकर नीचे हॉल में आई। उसने नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर मामा और मामी को ग्रीट किया। जब अनिका ने देखा कि किशन मामा टेंशन में हैं, अनिका ने किशन मामा को देखते हुए पूछा, क्या हुआ मामा, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अनिका की बात का जवाब देते हुए अंजलि मामी ने कहा, बेटा, उनकी तबीयत तो ठीक है, मगर आज बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम दोनों सुबह से टेंशन में हैं। अंजलि मामी के हाथ पर हाथ रखते हुए अनिका ने पूछा, क्या आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं? अंजलि मामी ने कहा, तुम तो इस घर की बेटी हो, तुमसे क्या छुपाना है, मगर हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से तुम कोई टेंशन लो। दरअसल आज एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े बायर और सेलर्स का आमना सामना होगा और हमेशा की तरह हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हारी शीला मासी और किशन मामा हमारी मल्होत्रा फार्मेसी को रिप्रेजेंट करने वाले थे। हमने आज सुबह ही शीला को फोन किया, मगर शीला ने आने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब मल्होत्रा फार्मेसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। फिर भला मैं ये मीटिंग अटेंड क्यों करूं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। शीला इस तरह क्यों बिहेव कर रही है? क्यों अपनी ही कंपनी को बर्बाद करने पर तुली है? अनिका ने मुस्कुराते हुए किशन मामा और अंजलि मामी को चीयर अप करते हुए कहा, कोई बात नहीं, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप वापस आ जाएंगी। रही आज की बात, तो मीटिंग अटेंड करने हम तीनों जा सकते हैं। हम भी देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो मिलकर हम सॉल्व नहीं कर सकते। अनिका का ये आइडिया अंजलि मामी को बहुत पसंद आया। कुछ भी कहने से पहले अंजलि ने किशन मामा को देखा। किशन मामा ने भी मुस्कुरा कर कहा, चलो पूरी फैमिली चलेगी ये बिजनेस मीटिंग करने। कॉन्फ्रेंस हॉल। जैसे ही किशन मामा, अंजलि मामी और अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे, वहां की एंट्रेंस पर सर्विस स्टाफ ने उन्हें रोक लिया और कहा, सॉरी सर, आपका क्यूआर कोड गलत है। आपका इनविटेशन आईडी वैलिड नहीं होगा जब तक आपका क्यूआर कोड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सॉरी, यू कैन नॉट एंटर दिस कॉन्फ्रेंस। किशन मामा ने अपने फोन पर इनविटेशन मेल दिखाते हुए कहा, मगर ये तो उन्होंने खुद भेजा है मुझे, गलत कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी गार्ड ने किशन मामा को देखते हुए कहा, सर, इस साल की कॉन्फ्रेंस कल्याण शास्त्री जी ने ऑर्गेनाइज की है और उनके खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस बार की मेडिकल कॉन्फ्रेंस बहुत ही हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसलिए छोटे मोटे डॉक्टर, छोटी मोटी कंपनियां या फिर ऐसी कंपनियां जिनका नाम मार्केट में खराब है, उनके इन्विटेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। शायद इसीलिए आपका क्यूआर कोड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ये बात सुनकर किशन मामा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। ये बात साफ थी कि कल्याण शास्त्री मल्होत्रा फार्मेसी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, मगर किशन मामा ये भी जानते थे
कि अगर वो आज की कॉन्फ्रेंस में नहीं गए तो ये मल्होत्रा फार्मेसी के लिए बहुत बुरा होगा। ये भी हो सकता था कि आयुर्वेदिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन यूनियन उनका लाइसेंस रद्द कर दे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा किशन मामा, अनिका और अंजलि मामी काफी देर से वहीं खामोश खड़े थे, तो एक स्टाफ मेंबर ने आकर किशन मामा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, प्लीज सर, अगर आपके पास वैलिड इनविटेशन नहीं है तो यहाँ खड़े रहकर बाकी के गेस्ट का रास्ता ना रोकें। जब सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा कहा तो आसपास खड़े लोग किशन मामा को देखने लगे। किशन मामा की इतनी इंसल्ट लाइफ में कभी नहीं हुई थी। जितने भी गेस्ट आए थे वहाँ, वो किसी न किसी तरह मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे और इसलिए सब एक दूसरे को जानते थे। किशन मामा को इस तरह देखते हुए सभी मन ही मन उन पर हंसने लगे और देखते ही देखते मल्होत्रा फार्मेसी सबकी नजरों में एक मजाक बनकर रह गया। किशन मामा अपनी फैमिली को लेकर बाहर जाने ही वाले थे, तभी पीछे से आवाज आई, जरा रुकिए 1 मिनट। जिस जगह कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रोहित मारवा की एक लंच मीटिंग थी। रोहित मारवा अपनी मीटिंग खत्म करके निकल रहा था, तभी उसने ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस पर कुछ लोगों को किशन मामा पर चिल्लाते हुए देखा। जब रोहित पास आया तो उसने देखा कि किशन मामा, अनिका और अंजलि मामी कुछ परेशानी में थे। उसने ये भी देखा कि शायद उनके इनविटेशन की बारकोड में कोई तकलीफ थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। रोहित ने अपने साथ चल रहे अपने असिस्टेंट चिराग मेहता से कहा, हमें चलकर देखना चाहिए, आखिर मैटर क्या है। चिराग बिना कुछ कहे रोहित के पीछे चलने लगा। जैसे ही किशन मामा, अनिका और अंजलि मामी कॉन्फ्रेंस हॉल के एंट्रेंस से निकाले गए, रोहित ने किशन मामा से कहा, रुक जाइए 1 मिनट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? रोहित के सामने किशन मामा ये सारी बातें नहीं करना चाहते थे, इसलिए रोहित की बात को टालते हुए किशन मामा ने कहा, अरे बेटा कुछ नहीं, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मीटिंग में जो कुछ भी होगा वो डिटेल में फोन पर ले लूंगा। जब से सिक्योरिटी ने किशन मामा को अंदर जाने से रोका था, अनिका अपने फोन में बिजी थी। रोहित ने किशन मामा से कहा, डोंट वरी, मैं अभी मिनिस्ट्री में किसी से फोन करके आपकी एंट्रेंस क्लियर करवाता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। किशन मामा और अंजलि मामी दोनों जानते थे कि रोहित की पहचान मिनिस्ट्री से लेकर मेडिकल यूनियन में भी बड़े बड़े लोगों तक की थी, मगर रोहित को वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं देखना चाहते थे। इसलिए किशन मामा ने रोहित से कहा, बेटा रहने दो, छोटी सी बात के लिए क्यों सबको तकलीफ दे रहे हो, डोंट वरी, इट्स ओके। तभी रोहित को एक अर्जेंट कॉल आया। कॉल अटेंड करते हुए रोहित और उसका सेक्रेटरी चिराग थोड़ी दूर चले गए। किशन मामा और अंजलि मामी फोन में बिजी अनिका से कहने लगे, चलो बेटा घर चलते हैं। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, प्लीज रास्ता क्लियर कीजिए, ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग है, यहाँ अनइनवाइटेड लोगों का कोई काम नहीं।